गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब और मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉल बिल्कुल है, इशफाक अहमद का कॉल है। कोई ये नहीं देखता कि आप किसी के लिए क्या करते हैं, सब ये देखते हैं कि आपने क्या नहीं किया। तो हम अक्सर कहते हैं ना, या देखते हैं, आप गिला कर रहे हैं तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, या अंग्रेजी में कहते हैं नो मैटर हाउ मेनी गोल्स यू सेव पीपल विल रिमेंबर द वन यू मिस। तो एक गोल जो आपने मिस किया लोगों को बस वही याद रह जाता है, जो काम आपने नहीं किया लोगों को वही याद रह जाता है। मैं सबीन के लिए क्या कुछ करता हूँ सबीन को याद ही नहीं रहता। एक कोई काम ना करो तो सबीन को याद रहता है, मुझसे लड़ती झगड़ती है, मारती पीटती है। जैसे कि मेरे पेपर्स का जो बंडल होता है उसमें से आपने स्टेपलर पिन निकालनी होती है। आज आपने निकाल दिया, लेकिन आज मैंने पूरा स्क्रिप्ट दिया आपको। आज आपने स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। मैंने कहा आज आप ये ले लें जनाब। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है शुएब के अक्सर औकात हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे होते। हमारे इर्द गिर्द जो रिश्ते होते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आप कभी ग्रेटफुल नहीं होते कि वो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि क्या नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि हम नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसका बड़ा आसान सा हल है कि जब भी आपको लगे ना कहीं पर गड़बड़ हो रही है, किसी रिश्ते में गड़बड़ हो रही है, वो चाहे एज ए कलीग आपका एक रिलेशन है, कोई फैमिली मेंबर के साथ है, कोई दोस्त है, कोई भी रिलेशनशिप है आपका, आप ये कीजिए वो जो अच्छा वक्त आपने गुजारा है, किसी ने अच्छा काम आपके लिए किया होगा, बल्कि लाजमी किया होगा, उसको याद कीजिए और उसी के सहारे इस रिश्ते को लेकर चलिए। और ये भी ज़रूर देखिए कि बाज़-औक़ात अगर आपकी सिचुएशन ख़राब होती है, क्योंकि हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि अगर हमारी कोई सिचुएशन ख़राब होती है, हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा होता है, तो हम उसका ब्लेम दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो ब्लेम अक्सर औक़ात आपके अपनों पे जा रहा होता है कि आप उन पे चीज़ें डाल रहे होते हैं कि वो उन्होंने ये नहीं किया, तो वो सारी नेगेटिविटी, सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकलती है। बिल्कुल ऐसे, जो कि एक बहुत गलत बात है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आप ब्लेम डालने के बजाय ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जूते में जाकर देखिए। हाँ, बैठ के जाकर जूते में ओके ठीक है। महावरतन कहा था। इसका मतलब ये नहीं आपने जूते को पकड़ के देखना जूते के अंदर क्या है, आपने बस ऐसे करना है कि आप बोले। मेरा ख्याल है आप मौसम की तरफ बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं इस डिस्कशन से। और आज कहाँ पर बादल, कहाँ पर सूरज चमक रहा है और कहाँ पर बारिश की कोई उम्मीद है। आपने कहाँ जाना है आज और कहाँ नहीं जाना है, तो लेकिन मैंने जहाँ जाना वहाँ का मौसम जरूर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिलहाल इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे। कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज चमक रहा है। इस्लामाबाद में गर्मी आ चुकी है, पंखे में भी हल्के हल्के चल रहे हैं। बताती चलूँ बाकी शहरों वालों को जेलस कर रही हूँ। फिलहाल मैं लाहौर की बात करेंगे। लाहौर में भी सूरज चमक चुका है और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा। कराची की बात करेंगे। कराची में भी सूरज चमक रहा है, कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 34 सूरज चमक रहा है वहाँ पर भी। कोयटा की बात करेंगे। कोयटा सबसे खुशकिस्मत है इस वक्त जी, कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पर सूरज है ज़्यादातर। लेकिन ये है कि कम से कम जो है ना बादल थोड़े थोड़े से वहाँ पर आ चुके हैं। बादल मामू थे, बादल चाचू थे, क्या था? आपकी मर्जी है, आपसे वो वाली बात ही नहीं। बारिश पप्पो थी ना। बादल पप्पो होती है। बादल नहीं, बादल होता है, होती थोड़ी है। बारिश होती है। बादल ताया, बादल ताया हो गए। ठीक है जी, मैंने कहा ना आपसे वो वाली बात ही नहीं है, जैसे आप कहेंगी वैसे हम वो कर देंगे, बादल के साथ भी और बारिश के साथ भी। ठीक है, जहां मैंने जाना वहां का मौसम तो बताया ही नहीं आपने। आपने कहाँ जाना है? खानपुर जाना है आपने। आज आपने वैसे खानपुर जाना है और वहाँ का मौसम वैसे वहाँ पे 31 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। तो गर्मी है, गर्मी है, टिका के गर्मी है। क्या करें, फैसला बदल दें। और आपने जाना भी दिन के वक्त है, तो फिर सूरज भी अच्छा खासा चमक रहा है। ठीक है, तो सन ब्लॉक अपने पास रखें, सन ग्लासेस अपने पास रखें, थोड़े से स्टाइल और साथ पानी की बोतल अपने साथ रखें। वहाँ पर आप जिप लाइनिंग एंजॉय करें। मैं प्रिंस हूँ ना कहीं का। प्रिंस की आप प्रिंस की बात करते हो, किंग की बात। प्रिंस किंग है ना। हाँ, ऐसा तो है। प्रिंस किंग है तो बड़ी मुश्किल होती है वैसे उन्हें प्रिंस चार्ल्स से किंग चार्ल्स कहते हैं। प्रिंस चार्ल्स सब जरा वो किंग चार्ल्स, लेकिन ज़ाहिर है ही इज नाउ किंग। तो बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं और मलका कमला, इनकी ताजपोशी के बाद अब सरकारी तस्वीर सामने आई हैं और ये जो पिक्चर्स हैं बकिंगम महल के थ्रोन रूम और ग्रीन ड्राइंग रूम में बनाई गई हैं। चार्ल्स स्वयं की तस्वीर में रोब ऑफ स्टेट उन्होंने ज़ेबतन किया, सर पर इंपीरियल स्टेट क्राउन पहना और ये तस्वीर जो है वो जारी की गई हैं।
और हम इस वक्त आपको इस तस्वीर दिखा रहे हैं प्रिंस एंड सॉरी किंग एंड क्वीन। जी, अब देखिए मुश्किल होती है ना, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आदी होंगे, लेकिन कितनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी है। यस, फोटोग्राफी पीछे ओवरऑल जाहिर है वो तो पैलेस ही होगा उनका, लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो बहुत मजे का अटायर उनका लग रहा है और ओवरऑल वेरी डिसेंट, वेरी एलिगेंट। आई रियली लाइक दैट। माशाल्लाह जी, आगे बढ़ते हैं और एक खबर हमारे पास और है, वो है जनाब लायनल मेसी एक और अवार्ड अपने नाम किया है और लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर करार पाए हैं। और अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है इसको साल की बेहतरीन टीम का अवार्ड दिया गया है और स्प्रिंट चैंपियन शेले एन फ्रेजर प्राइस, इनको साल की बेहतरीन खातून खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। ये तो कुछ हमने फुटबॉल की दुनिया से खबर शामिल की, लेकिन मेसी की हम बात करते हैं ना, तो सऊदी क्लब अल हिलाल की जानिब से खेलने के लिए रजामंद हुए हैं और अल हिलाल ने मेसी को सालाना 93 अरब रुपए से ज़ायद की पेशकश भी कर दी है। और यूरोपीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त वो जो मुआहिदा है वो जल्द मुतवक्के है और मेसी सऊदी अरब के दौरे के बाद फ्रांस वापस पहुंच चुके हैं। PSG के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत उन्होंने की, याद है आपको, मुअत्तल हुए थे 2 हफ्ते के लिए, फिर माफ़ी मांग ली थी, माफी मांगी, तभी तो वापस पहुंचे, तभी तो PSG के उस ट्रेनिंग कैंप में। अच्छा, पहले हम रोनाल्डो का पूछ रहे थे ना कि ये इतने पैसे लेके कहाँ जाते, तो मेसी से भी आज पूछे कि इतने पैसे लेके कहाँ जाते हैं। ठीक है जी, ना, भट्टी साहब को बड़ी क्यूरियोसिटी थी उस दिन। कॉल में लाए थे, कॉल में लानी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मेसी हमें बताएं इतने पैसे क्या करते हैं आप इतने पैसों से। हमें ही पता चले, हम पता चलना चाहिए जी, हम रोज आपकी खबरें शेयर करते हैं, हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कैसे आपको ये मालूम है कि अगर गटर का ढक्कन चोरी हो जाए तो 15 पे कॉल की जाती है? बिल्कुल नहीं, मुझे भी ये वैसे नहीं पता था। ये भी एक वारदात है, ये बेसिकली सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया है, क्योंकि इतनी सीरियसली इतना इसको लिया नहीं जाता, ढक्कन गायब हो गया, क्या हो गया, ये एक बड़ी आम सी बात समझी जाती है। लेकिन देखें मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये कह दिया है कि अगर शहरी कॉल नहीं करेंगे 15 पर तो फिर तो गड़बड़ है। वो कहते हैं ज़रा ख्याल रखें आसपास के माहौल का, क्योंकि बड़ी शर्मिंदगी होती है, एज ए गवर्नमेंट शर्मिंदगी होती है। और वो कहते हैं नशा करने वाले हैं जो ढक्कन लेकर चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि 15 पर कॉल शहरी करते नहीं है और इसलिए फिर हम उस पर एक्शन लेते नहीं है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो आपने इसके बाद कोई भी अगर आपको नजर आए कि गटर का ढक्कन चोरी कर रहा है या उसको बेचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बेसिकली यही होता है कि नशा किया जाता है, बेचा जाता है, उसका नशा खरीदा जाता है, तो अक्सर हम यही देख रहे होते हैं कि नशे लेकर जा रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, आपने 15 पर फौरन कॉल करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर बहुत ही नाखुशगवार वाक़या अभी 3-4 रोज़ पहले भी आया कि एक बच्चा उसी तरह से नाले में जाकर गिर गया, 8 साल उसकी उम्र थी, गटर में गिर गया और 8 साल उसकी उम्र थी और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पर है। ऐसी कई खबरें, और वो बच्चा फर्स्ट आया था अपनी क्लास में और अमूमन घर वाले बाहर जाने नहीं देते थे, तो उस दिन फर्स्ट आया तो उसे रिक्वेस्ट की आज मैं फर्स्ट आया हूँ, मुझे खेलने जाना है, तो वो उसको बच्चों के साथ खेलने जाने दिया और वो जो है वो गिर गया वहाँ पर, और बाकी बच्चों ने फिर आकर घर वालों को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी काफ़ी और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है। तो आपको ये लगता है कि शायद ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि किसी की जान जा सकती है, बच्चों की जान जा सकती है, किसी बुजुर्ग की जान जा सकती है, बेदहानी में कोई भी चल सकता है और किसी की भी जान जा सकती है। और जब इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेंगे किसी की जान बच जाए तो एक इंसान की जान बचाना गोया कि पूरी इंसानियत की जान आपने बचाई है। तो फॉर एग्जांपल वो गटर है जिसका ढक्कन नहीं है, उसमें गटर का ढक्कन अगर लगवा दिया जाए, एक तो ये मामला, दूसरा नाले के आसपास या ऐसी कोई जगह जहाँ से खदशा हो कि आप गिर सकते हैं, तो वहाँ पर भी एक ऐसी बाउंड्री वॉल जरूर होनी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान हमें नजर आता है। चलें बढ़ते हैं आगे। तुर्की से खबर है हमारे पास और वो बैलेट पेपर से जुड़ी है खबर है। बैलेट पेपर की लंबाई 1 मीटर है जनाब, और तुर्की के जो इलेक्शन है वहाँ पर 3 फुट से लंबा जो बैलेट पेपर है वो इस्तेमाल होगा। तुर्क अवाम 14 मई को मुल्क का नया सदर और पार्लियामान के अरकान जो हैं वो चुनेंगे। रजब तैयब एर्दोगान और कमाल क्लिचदारोग्लू, इनमें कड़ा मुकाबला जो मुतवक्के है और अभी ये 14 मई को जनाब ये होना है। और उसके लिए बैलेट पेपर, वैसे इतना लंबा बड़ा बैलेट पेपर क्यों है, ये मेरा सवाल है। हाँ है ना, ये ऐसे क्यूरियोसिटी है, ये कभी शेयर हो सकता हो तो हम भी देखें कि क्या होता है। हाँ क्या होता है, चले देखेंगे अगर सामने आया तो कि इतना बड़ा बैलेट पेपर क्यों है, अगर आया तो चले लेकर चलते हैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क भारत। वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, चंद रोज पहले खबर शेयर भी की थी, उसकी अपडेट ये है कि वहाँ पर जिनसी हरासानी के खिलाफ जो खवातीन रेसलर्स हैं उनका धरना, उसमें अब किसान भी शामिल हो चुके हैं। नई दिल्ली यहाँ पर जंतर मंतर का मकाम है, खवातीन रेसलर्स का धरना 17 रोज से जारी है।
जिनसी हरासानी पर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर भूषण शरण सिंह को सजा देने का मुतालबा किया गया है और शरण सिंह पर एक नाबालिग लड़की समेत कम से कम 7 रेसलर्स को हिरासत करने का इल्जाम है। धरना देने वालों में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट जो हैं वो शामिल हैं। और अब इस एहतजाज में किसानों का शामिल हो जाना, इस एहतजाज को हम देख रहे हैं कि एक नई जहत एक एनर्जी मिल रही है, वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। लोग आ रहे हैं, लोग मिलते जा रहे हैं, कम से कम आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब लोग मिल रहे हैं तो आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो रही है और जाहिर सी बात है गूंजेगी तो कुछ ना कुछ होगा। वरना अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि इस तरह की खबरें स्पेशली भारत से बहुत ज़्यादा हमें मौसूल हो रही होती हैं कि इस तरह की खबरें होती हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही होती। तो ये कहीं पर भी है, इंडिया में है या किसी और मुल्क में, अगर ऐसा कोई हैरेसमेंट का केस है और अगर कोई लेकर जाता है तो उसको कम से कम सुने जाना चाहिए। और ये बता रहे कि जैसा कोई एक लड़की आकर ये बात नहीं करी तो हाँ एग्जैक्टली, ये अच्छा खासा नंबर है। चलें बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी बात हम करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की। पूरी दुनिया के हालात हमारे सामने, ज़मीन के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। इसमें अगर पाकिस्तान की हम बात करें, ज़रा पाकिस्तान भी उससे इक्वली इम्पैक्ट हो रहा है। ख़राब माशी सूरत हाल के बायस रवां माली साल के दौरान 5 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 5 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएँ। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंपोर्ट पर पाबंदी है, यानी खाम माल की दरामद पर पाबंदी है। ज़र मुबादला क्या बहरान है, बिजली गैस के बढ़ते हुए दाम है, यानी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सनती शोबे में पैदावारी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासर हुई हैं और सनती सरगर्मियों में कहा जा रहा है कि 30 से 40% कमी रिकॉर्ड की गई। हमारी प्रोडक्शन इतनी मुतासर हुई है, इसकी वजह से कुछ सनतें या तो बंद हो चुकी हैं और कई सनतें ऐसी हैं जहाँ पर वो अपनी शिफ्ट्स को श्रिंक करती चली जा रही हैं। ये तो अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे ये तो कोरोना में भी हाल ही से हमने कहा था कि अच्छा जी वर्क फ्रॉम होम है या किस तरह से लोगों को ऑफिस से निकाला जा रहा था या उनको पार्ट टाइम किया जा रहा था। ये हालात उस टाइम पे भी नहीं थे जो हालात आपको अभी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तो वो टाइम अब ऐसा लगता है, उस टाइम पे लगता था कि वो टाइम सबसे ख़राब टाइम है जब अनएम्प्लॉयमेंट है और लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब ये देख के लगता है वो वक्त इससे बेहतर वक्त, इससे बेहतर वक्त। सही बात है, ये इस पर वाकई सोचना चाहिए। और फिर देखिए मुल्क में जराइम बढ़ते हैं, इसको हम कोई अप्रिशिएट नहीं करे, कोई सपोर्ट नहीं करे, लेकिन यही होता है कि अगर आप किसी को भी पकड़ते हैं, चोर को पकड़ते हैं, कोई डकैती करता है, जब बात की जाती है तो यही बात आती है कि अनएम्प्लॉयड है, ये मजबूरी है और वैसे, जो कि गलत चीज़ है जिसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वो मौके फराहम करना शुरू कर दें स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को, तो उनके माइंड, उनकी जो एनर्जीज हैं वो प्रोडक्टिव होंगी, हाँ चैनलाइज हो जाएंगी, जो कि बहुत जरूरी है, हो पाएंगी। जो अपॉर्चुनिटी की बात है, सभी वैसे अपॉर्चुनिटी जिस जिसको मिलती है वो कोशिश जरूर करता है कि उससे अवेल करे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी है। देखिए हम अक्सर जब बात कर रहे होते हैं, हमारे सामने भी पॉलिटिशियंस आते हैं या कोई किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग आ रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम बेसिकली बोल रहे होते हैं, वो जब आते हैं तो मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लोग अवेल नहीं करना चाहते। तो लेकिन जब आप यंगस्टर्स से बात करते हैं और आप खुद थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीशन बढ़ चुका है। लेकिन सबीन ऐसे में बहुत से लोग हैं जो कि फिर वाकई उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नाम लूँ, जिसने जो है तो पाकिस्तानी एज एन आर्टिस्ट उनका एक नाम है, लेकिन उन्हें अब टर्किश ड्रामे में भी कास्ट किया गया और बड़ी उन्होंने धूम मचाई हुई है। हमारे आर्टिस्ट हैं, अच्छा नाम इनका बड़ा अताबिक मोहसिन। हमें समझ नहीं आई कि इनका नाम, इनसे वैसे हम खुद भी पूछते हैं जरा कि इनका नाम एक्चुअली है क्या, प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं। आप जरा तो ड्रामे में काम कर रहे हैं, मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि पहले पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्होंने टर्किश ड्रामे में एक लीड रोल किया है। कोई ब्याज ये ड्रामा है जिसमें हमें नजर आ रहे हैं, तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो नाम बताएं अपना, हमने ठीक प्रोनाउंस किया है जी? अताबिक मोहसिन, बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस किया जी। अताबिक आपके नाम का मतलब क्या है? सरदार, और ये है भी लकीली टर्किश नाम, कोइंसिडेंटली आयत से। ओके, तो मेरे दादा ने नाम रखा था और जी। और दादा को ये नहीं पता था कि पोता उनका कल को टर्किश ड्रामे में ही लीड रोल अदा कर रहा होगा, नाम रखा था बस जी। उनकी दुआएं हैं जो यहाँ तक पहुंच गए हैं, होपफुली यहाँ से भी आगे जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अताबिक अपने बारे में जरा थोड़ा सा बताएं, कहाँ से आपका ताल्लुक है, कैसे आपने आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर किस तरह से आपको ये रोल मिला? जी, तो बेसिकली बचपन से एक्टिंग का शौक था। अब्बू जो थे वो बहुत फिल्में देखा करते थे, तो बचपन में मैं भी साथ में बैठ के फिल्में देख लिया करता था। और फिर आई डिडंट एक्ट अपॉन इट एज मच बचपन में, लेकिन ये हुआ था कि थिएटर वगैरह कर लेता था थोड़ा बहुत।
तो वहाँ से थोड़ा बहुत शौक पैदा होता गया। फिर इवेंचुअली सिंस हमारा कोई इंडस्ट्री में है नहीं, तो मुश्किल फेस भी काफ़ी देखा लाइफ का। आई रिमेंबर आज से कोई 5-6 साल पहले आई स्टार्टेड गोइंग टू मल्टीपल एजेंसीज एंड प्रोडक्शन हाउसेज। वहाँ पे मैंने कहा जी कि कास्ट कर लें, काम मिल जाए, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम काम नहीं मिला मुझे। फिर पहली ब्रेक मिली थी मल्टीपल ऑडिशंस के बाद भड़ास में इन 2020। फिर उसके बाद परदेस किया मैंने। फिर उसके बाद हम टीवी के लिए मैंने बदनसीब किया था लास्ट ईयर। बिल्कुल बदनसीब। और फिर ये हुआ था कि जी तो टर्किश प्रोडक्शन हाउस जो है मेरा ये वाला, दे वर डूइंग अ कोलैबोरेशन विद अनदर प्रोडक्शन हाउस इन पाकिस्तान व्हिच आई हैड वर्कड विद। तो दे वर डूइंग अनदर सीरीज कोई ब्याज एंड दे वांटेड टू कास्ट अ पाकिस्तानी। तो उसमें ये था कि कैरेक्टर है ही पाकिस्तानी लड़के का, वो बरतानिया से है पाकिस्तानी। और उसके लिए मैंने ऑडिशन किया 2 दफ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुझे मिल गया। और एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। क्या फ़र्क देखा आपने? यहाँ पर भी काम है, अभी आपने टर्की में भी काम किया है, ताबिक आपने फ़र्क क्या देखा? क्या चीज़ वहाँ की बेहतर थी, क्या चीज़ यहाँ की बेहतर है? आई फील लाइक वहाँ पे लोग टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, तो शायद यहाँ की वो चीज़ बेहतर है कि हम ज़रा रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। अच्छा। वहाँ पे ये है कि देर एक्सट्रीमली थरो प्रोफेशनल्स। तो वो बी एट 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे वो काम करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे। और हफ्ते में हमें सिर्फ एक दिन की मुझे छुट्टी मिला करती थी। आई यूज्ड टू बी वर्किंग 6 days a week। फिर उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी हो गई, बजट हो गया, और जो बैकिंग है ऑडियंस की तरफ से, जो एक्सेप्टेंस है टूवर्ड्स जॉनरास, टूवर्ड्स एक्टर्स, वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इवेंचुअली ये होता है कि आई फील लाइक जब 2 मुल्कों में कोलैबोरेशंस बढ़ती रहेंगी और आर्टिस्ट एक्सचेंज होते रहेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी वो ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। बट आई ऑनेस्टली थिंक कि पाकिस्तान में अभी अच्छा वक्त आ रहा है एंड इट्स हियर एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और लैंग्वेज बैरियर नहीं था आपके लिए बिल्कुल भी? लैंग्वेज बैरियर सर, ये आपने क्या बात छेड़ दी। अब जब मैंने यहाँ पे ऑडिशन किया था तो मुझे लगा था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ब्रोकन टर्किश बोलनी है। तो हमारे दिमाग में तो ब्रोकन का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रोकन होता है ना। तो मैं बहुत ही खुशी से मैंने उनको ऑडिशन दे दिया। मैंने कहा जी बस मैंने टर्किश वगैरह तोड़ वोड़ दी है, अब मुझे सिलेक्ट कर लेंगे वो। अब मैं वहाँ जब पहुँचा सिलेक्ट होके, तो उन्होंने कहा जी देखिए टर्किश तो आपने तोड़नी है, ब्रोकन टर्किश है, लेकिन ऐसी है कि आप वर्ड्स प्रोनाउंस कर लें और हमें समझ आ जाएँ। और फिर जब मैं वहाँ गया तो मैंने डायलॉग्स पढ़े लंबे 6-6, 7-7 लाइन के डायलॉग्स, नेचुरली लीड कैरेक्टर के तो होते हैं। तो उसमें अब जैसे एक डायलॉग मैं आपको बोल के बताता हूँ, तत्सिजलक चिकर्मक इस्तरदम अमा आउस तदन कस्तन इस्तेमी। क्या मतलब है? अब मैंने कहा ये डायलॉग मैं कैसे बोलूँगा, अब मैं मतलब भी भूल गया हूँ एक्चुअली। तो अब उसमें उन्होंने मुझे लिटरली हिज्जे करवाया। तत्सिजलक जैसे वर्ड है, तत्सिजलक इस्तरदम, तो इस तरह से आई टुक अ मंथ। और फिर बस लकीली सिंस एक तो ये भी था कि थिएटर की आदत थी, तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा डायलॉग याद करके सेट पे जाता हूँ। नहीं बट अतबिक अगर एक लैंग्वेज आपको नहीं आती और एक जुमले का आपको मतलब भी नहीं पता, आप वो बोल रहे हैं, जरा इसमें एक्सप्रेशन कैसे लेकर आएंगे जिससे आप ज़ाहिर हम आहंग ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर रहे। हाँ जी। अब उसमें ये था कि हमारी स्क्रिप्ट जो थी ना वो डिवाइडेड थी बीच में से। तो एक साइड जो टर्किश डायलॉग्स थे वो याद करने पड़ रहे थे और साथ में मतलब उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड पड़ा हुआ था। अच्छा। तो आई हैड डबल द वर्क टू डू, क्योंकि मतलब समझ लिया, फिर उसको एक्सप्रेस भी करना है, कॉमेडी भी करनी है, अच्छे से उसका इजहार भी करना है। तो चैलेंजिंग तो था नेचुरली, लेकिन इंशाल्लाह लोगों को पसंद आ जाए तो फिर तो इंशाल्लाह जी ज़रूर पसंद आएगा। मुझे ये भी बताएं, मैं क्योंकि जानना चाहूँगी कि पाकिस्तानी एक्टर्स और में भी वहाँ पर अतीका ऑडो साहिबा कभी हमने देखा, तौसीक हैदर भी हैं उसमें, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, या इनके अलावा और भी पाकिस्तानी एक्टर्स ने काम किया है इसमें? नहीं, सिर्फ उन्होंने किया है। अतीका जी मेरी मॉम का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तौसीक साहब मेरे डैड प्ले कर रहे हैं। और सरियल एक्सपीरियंस था, बचपन से मैंने इन दोनों को देखा हुआ है टीवी पे। और अतीका जी सो स्वीट, सो काइंड, इतनी बड़ी हमारी लेजेंड है इंडस्ट्री की। तो मुझे याद है जब वो आई थी शूट करने, तो मैं टर्की में कोई था 1.5-2 महीने से, एंड शी रीच आउट टू मी हर सेल्फ। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मे बी यू फीलिंग होम सिक, तुम बहुत टाइम से यहाँ पे हो, सो लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। और इतना बड़ा लेजेंड जब इस तरह की बात करता है तो यूर एक्सट्रीमली हम्बल। और उससे पहले भी आप उनको जानते थे या बस ये फर्स्ट मुलाकात थी?
हमारी परदेश के सेट पे मुलाकात हुई थी, हमने परदेश में साथ काम किया था, लेकिन वो एक आध दिन था, तो वी नेवर रियली गॉट द चांस टू स्पीक इन डिटेल। लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर हमने बैठ के टाइम स्पेंड किया, इंडस्ट्री के बारे में बात की, एंड हमेशा उनके साथ स्पेशली ऑन स्क्रीन पे होना या उनको मॉनिटर पे भी देखना मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, व्हिच वाज अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप भी कहेंगे कि बहुत अब बात मुकम्मल जरूर कीजिएगा, और साथ ही ये भी कि अब आप भी ये कहेंगे कि यू वर्क हियर एंड देयर एज वेल इन पाकिस्तान एंड टर्की। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी अवॉइड करूंगा इस पॉइंट पे जिंदगी। बहुत शरारती आप। जी, और जी तौसीक के साथ कैसे एक्सपीरियंस? तौसीक साहब के साथ भी बहुत मज़ा आया था, हमने जी बहुत बहुत शुगर लगाया है, दोस्ती बहुत हमारी इस पॉइंट पे हो गई है, इवन तो हमारा एज गैप है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये था कि तौसीक साहब बहुत ही पैशनेटली उन्होंने वहाँ पे काम किया। वो तो अतीका जी भी ऐसे देख रही थी उनको कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा भी मुश्किल नहीं जो बार बार डायरेक्टर से पूछ रहे हो, लेकिन इट वाज ग्रेट वर्किंग विद देम, एन अमेजिंग लवली एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त जी। थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के मुतालिक अगर आप शेयर करना चाहें लास्टली। जी, फरहान का जो कैरेक्टर है, अगर मैं 100% आप लोगों से, तो काफ़ी मुझे तो स्टूपिड लगा इन द सेंस दैट अब क्या है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बचपन से उसके टर्किश ड्रामे देखते हुए आए हैं। तो फरहान जो है उसको टर्किश लैंग्वेज उसने सीखी है, वो ड्रामे देख देख के सीखी है। तो अब क्या होता है कि लैंग्वेज तो उसे आ गई है, अब साथ में जब उसकी दोस्ती होती है ना आलपर से, जो कि दूसरा मेन लीड है, तो वो उसको एडवाइस देता है, बहुत ओवर स्मार्ट सा है, उसको लगता है उसको सब चीज़ें समझ आ गई हैं और वो सब चीज़ों में अच्छी तरह उसको गाइड कर लेगा। और एक कॉमेडी ऑफ एरर्स कह लें, और मल्टीपल चीज़ें ऐसे होती रहती हैं थ्रू आउट स्टोरी में। और इस तरह से फरहान का जो कैरेक्टर है उसका एक लव एंगल भी दिखाया हुआ है उन्होंने, और फिर एक फैमिली के छोटा सा एंगल है, एंड देन नेचुरली द मेन प्लॉट इज़ अराउंड आलपर एंड फरहान, जिस तरह वो उनकी दोस्ती अफेक्ट होती है थ्रू द कल्चरल गैप्स दैट दे फेस इन द कंट्री दैट देयर इन राइट नाउ। और या दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। फिर इंशाल्लाह जब ये पाकिस्तान में आएगा तो ज़्यादा चीज़ें इस बारे में पता लगेंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। आप साथ मौजूद थे, अपने ड्रामे से मुताल्लिक, अपने कैरेक्टर से मुताल्लिक, अपने एक्सपीरियंस से मुताल्लिक हमसे बात कर रहे थे। विश यू ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। कराची के बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने 11 यूनियन कमेटीज़ में से 7 अपने नाम कर लिए और इसकी कुल नशिस्तों की तादाद अब 98 हो चुकी है। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जमात इस्लामी ने 4 यूसीज़ में कामयाबी हासिल की और उसकी नशिस्तों की तादाद 89 हो गई है। कराची मेयर के लिए 124 की सादा अक्सरियत किसी को नहीं मिली, जिसके बाद पीटीआई की 42 नशिस्तें अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मां सिवाय पीपल्स पार्टी के, जो चाहे हमसे राबता कर ले। अब इस नए मंजरनामे में कराची मेयर के लिए जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद बनने के कितने इम्कानात हैं, इस पर बात करते हैं। जी, हमारे साथ पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, डेफिनेटली ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट करें। जिस शहर के अंदर, जिस सूबे के अंदर इलेक्शन अगर इस बेसिस पे हों कि बंदूक की जोर पे इलेक्शंस करने हैं और बैलेट पेपर्स को चोरी करके इलेक्शंस करने हैं। देखें, 3-3 महीने से इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास ये बैलेट पेपर्स मौजूद थे। इनके जब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहता हूँ तो ये याद रखें कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जियाले थे, पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, जिनको हुकूमतों के अंदर नौकरियां दे के भर्ती किया गया हुआ था। उनके पास ये बैलेट पेपर्स थे। आपके पास एग्जाम्पल है, आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया, 2 दिन पहले जो न्यू कराची का इलेक्शन था, हमारे एमएनए ने 400 बैलेट पेपर्स पकड़े पीपल्स पार्टी की प्रिजाइडिंग ऑफिस के पास, ठप्पे लगे हुए तीर के ऊपर, वो डब्बे के अंदर डाल के स्टोर में डब्बा छुपा के रखा हुआ था। तो आपने रिपोर्ट किया कहीं पर उस टाइम पे जब आप बता रहे हैं, आपने देखा रिपोर्ट किया है कहीं पर? अरे जी, मैंने तो रिपोर्ट किया है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो मैं तो खराज तहसीन आपको पेश करूंगा कि आपके तमाम टीवी चैनल जो है पाकिस्तान के, उन्होंने लाइव जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन में भी दिखाया और अब भी बताया। तो अगर इस तरह के इलेक्शंस होने हैं तो इलेक्शंस कराने की जरूरत क्या है? खुर्रम शेर जमान साहब, ये वही शहर है जिसने जनरल इलेक्शंस में आपको मैंडेट दिया था। वही शहर अगर आपको अभी मैंडेट नहीं दे रहा, जिस पर आप इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन भले मीडिया चैनल्स दिखाए। देखें, जी, जिस तरीके से जनरल इलेक्शंस हुए थे, हमने
अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश की थी कि आप इन तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उसके अंदर भी सिक्योरिटी हमें फराहम करें, बाहर भी करें, जो कि GHQ की तरफ से जो है रिफ्यूज हो गई थी। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो इलेक्शंस हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने, लेकिन नहीं हुआ। सिंध हुकूमत के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको खड़ा किया गया। ये तो देखें पूरा एक प्लान्ड इलेक्शन था, हमने इसको मुस्तरद किया है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि इसको कलअदम करार देके इलेक्शन वापस कराए जाएं, वरना तो इनका जो एक नाकाम इस वक्त आपका पॉइंट क्या है? कलअदम करार दिया जाए, री इलेक्शन हो, या कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो नशिस्तें आपके पास हैं, आप उसको लेकर कोई इत्तेहाद की तरफ जाएंगे? क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि इस वक्त इत्तेहाद के दरवाजे खुले हैं मासवा पीपल्स पार्टी के। अगर सिस्टम को हमने कंटिन्यू करना है तो उस बेसिस के बाद हमारे पास ये चॉइस तो नहीं कि हम पाकिस्तान फैसला क्या किया है सर PTI ने? सिस्टम को कंटिन्यू करना है या कि एहतजाज करना है? नहीं देखें, आज हमें अप्रोच किया है जमात इस्लामी ने और वो आज हमसे मिलना चाहते हैं और अच्छा। हम सुनना चाहते हैं कि उनके पास कराची का प्लान क्या है। कोई अगर कराची ये जो जमात इस्लामी से इत्तेहाद की खबरें, इसका मतलब है अगर राब्ता हो गया तो आज ये बैठ के तय हो सकता है कि इत्तेहाद हो जाए पीपल्स PTI का और जमात इस्लामी का मेयर के। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, जी। मैं अपनी बात आपको फिर रिपीट करूंगा कि कराची के लिए प्लान सुनना जरूरी है। हम ये जानना चाहते हैं कि इनके पास प्लान है क्या। हम तो पीपल्स पार्टी से भी सुनना चाहते हैं कि सिंध असेंबली के अंदर आए, खड़े और हमें बताएं तो सही कि जो 15 साल इन्होंने डिलीवर नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि नलकों के अंदर पानी कैसे आएगा, सड़कों की मुरम्मत कैसे होगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड किस तरह बनेंगे, पार्क किस तरह बनेंगे, प्लांटेशन किस तरह होगी, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा किस तरह होगा, ट्रांसपोर्ट के मसाइल कैसे हल होंगे, ट्रैफिक के इश्यूज किस तरह हल होंगे। जो कंडीशंस पीपल्स पार्टी के लिए लगाते हैं सर, वही कंडीशंस जमात इस्लामी के लिए भी हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें, जाहिर अगर किसी सियासी जमात का मेयर आ रहा है तो उसे मेरे शहर को ठीक तो करना है ना। देखिए मेरा मैंडेट था, मेरे मैंडेट को छीन लिया गया। ये क़यामत की निशानी है पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर मेजॉरिटी आ जाना। अगर इत्तेहाद हो जाता है PTI का जमात इस्लामी से, खुर्रम शेर जमान साहब, इत्तेहाद हो जाता है तो मेयर किसका होगा, PTI का या जमात इस्लामी का? नहीं देखें, अगर आप इस वक्त नंबर्स देखें तो जाहिर है कि उसमें नंबर जमात इस्लामी के ज्यादा हैं और उनका राइट बनता है। ये बात मैं नहीं करूंगा आपसे कि मैं कहूं कि मेरा मेयर आएगा। ये PTI तैयार है। हाँ, हमने ये बात जरूर कही है कि हम डिसाइड जरूर करेंगे कि हमने क्या करना है। अगर कराची के लिए किसी का कोई बेहतर प्लान है तो डेफिनेटली कराची की बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर प्लान नहीं है तो आई एम सॉरी, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। हम बेहतर समझेंगे हम अपोजिशन के अंदर। वो बेहतर प्लान से क्या मुराद है? जमात इस्लामी ऐसा क्या प्लान लेकर आए तो आप कहेंगे ओके, गुड टू गो? आज देखते हैं, आज वो हमारे पास आ रहे हैं, वो क्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, होना क्या चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि मुझे कराची के नलकों में पानी चाहिए, मुझे कराची की सड़कों के ऊपर जो है मुरम्मत, ऐसी सड़कें चाहिए जहां पे गाड़ी चलाई जा सके, मुझे ट्रैफिक के मसाइल हल चाहिए, मुझे स्ट्रीट क्राइम का खात्मा चाहिए, मुझे एक अच्छा बेहतर ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे इस शहर के लिए, इस शहर के बच्चों के लिए, सब के लिए फंड्स चाहिए, इस सब के लिए फंड्स चाहिए, इस सब के लिए फंड्स चाहिए। और अगर जमात इस्लामी का मेयर होता है, जरा पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद है नहीं है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सूबे में, फंड्स जारी होंगे नहीं, काम रुकेगा, रुक जाएगा। तो देखें, उसका भी हल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत सिंध को अहकाम दिए हैं कि आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की जाएं और आने वाले मेयर को वो तमाम इख्तियारात दिए जाएं कि वो इस शहर के लिए काम कर सके। ये नहीं हो सकता कि अगर आप सिंध हुकूमत में बैठे हुए तो आप बदमाशी करें। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता इस तरह। अदरवाइज तो इंशाअल्लाह ताला 2023 में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की छुट्टी बलूचिस्तान, पंजाब, KP से हुई है, सिंध में भी तहरीक इंसाफ आएगी। एक चीज जरूर बताइएगा, चूंकि आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया पहले कि नलकों में पानी चाहिए। ये वो शहर है सर जहां पर नल में पानी नहीं आता, टैंकर में पानी आता है, यानी लाइन में नहीं आता, टैंकर में आता है। पानी तो है, घर में तो आता है, लेकिन टैंकर के थ्रू आता है। प्लान क्या है उसके लिए सर? है ना, उसके लिए माल बनता है, पैसा कमाया जाता है, अरबों रुपए की सालाना करप्शन होती है वाटर बोर्ड के अंदर। दहाइयों से सुनते आए हैं सर, ये दहाइयों से सुनते हैं, माफिया का जिक्र भी होता आया। करेंगे क्या, किस तरह से, प्लान क्या है? मैंने आपको उसका हल बता दिया है कि सूबे सिंध की जो देखे ना, हर क़यामत सूबे सिंध में क्यों पहले आती है? अल्लाह की रहमत आती है, बारिश, वो जो है ज़हमत में क्यों तब्दील हो जाती है? उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये केपेबल नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनका कोई मिशन नहीं है। इनका जो मकसद है वो सिस्टम बना के
बस जो है ना अपनी जेबों को भरना है। फिर पीटीआई के पास क्या प्लान है? पीटीआई के पास क्या प्लान है? क्या करेंगे? माफिया से किस तरह लड़ेंगे? पीटीआई ने जिस तरीके से केपी में डिलीवर किया है, पीटीआई ने जिस तरह पंजाब में डिलीवर किया अपने 3.5 साल में, पीटीआई सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी और सूबे सिंध के मसाइल हल करेगी। देखिए मसला सिर्फ मेरे कराची का नहीं है, मसला बिलावल के लाड़काना का भी है जहां से वो जीत कर आए, मसला आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह का भी है जहां से वो जीत कर आए, और मसला जो है मुराद अली शाह के 7 का भी है जहां से जीते हैं। यहाँ तो मैंडेट उन्होंने चोरी किया है ना, जहां से जीतते हैं वहां कर भी यही हाल है। मेरे सूबे सिंध के तो हर शहर के अंदर ये मसाइल हैं, कुत्ते काट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लाड़काना में आज भी एड्स के मसले दुनिया की जो है ना बुलंदियों को छू रहे हैं। आज भी थर में बच्चे जो है भूख से मर रहे हैं। आज भी जो है गंदम की बोरियां जो हैं वो सड़ रही हैं खुले आसमान के नीचे। आज भी करप्शन जो है वो ऊंचाई की सतह के ऊपर सूबे सिंध में चल रही है। हर मुसीबत सूबे सिंध में, इसका मतलब मसला पीपल्स पार्टी का है। सर एक बात यानी आप कहते हैं एक तो गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी की बात आप करते हैं, यानी पीटीआई ने प्लानिंग ठीक रखी थी, टिकट्स ठीक दिए थे, कैंपेन ठीक चलाई थी, सब कुछ ठीक था, जो हुआ वो धांधली की सूरत में हुआ, ये आप कह रहे हैं? नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, मैं इस बात को अपनी कोताहियां भी कुछ है जी। मैं एग्री करता हूं इस बात पे कि हमारी जो टिकट्स दी थी उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन हमारी कैंपेन नहीं हुई। हमारी जो कैंपेन होनी चाहिए थी उस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शंस के दौरान वो नहीं हुई। क्योंकि देखें आप इस बात के गवाह हैं कि इलेक्शन 2 दिन पहले तक भी यही था कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। शहर में एक ऐसी फिजा कायम की गई कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो धांधली करनी थी। उन्होंने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगाए हुए थे, तो उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं था। पूरे कराची को ये पता था कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं 2 दिन पहले तक। एमक्यूएम ने बाइकआउट किया क्योंकि उन्होंने बड़ा यकीन से कहा था कि हमारी इत्तेहादियों से बात होगी, इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। तो ये बड़ा ही बहुत अच्छे प्लानिंग के तरीके से उन्होंने सारा काम किया। अच्छा, तो आपको पर्सनली ये लगता है कि ये और आपकी जमात को ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड इलेक्शन था और इसमें जो भी हुआ पहले से ठप्पे लगे हुए थे और रिपोर्ट आपने किया उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और आप अभी तक इनको 2 नंबरी के ऊपर आपको जो है ना अवार्ड देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब स्पेशलाइज करती है इलेक्शंस को रिग करने में, इलेक्शंस को जो है ना उसके रिजल्ट्स को तब्दील करने में। आप बताया ना कि 12 सीटों पे इलेक्शन हुआ, पीटीआई 9 जो है ना 10 सीटों पे जीती, 2 सीटों पे नहीं जीती, एक मुल्तान में और एक यहाँ पे और इस सारी सूरत हाल में ये इल्जामात की हद तक तो है, यानी आप किसी फोरम पर नहीं जा रहे, जमात इस्लामी से इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं? नहीं सर, ये देखें इल्जामात अगर होते तो फिर हम टीवी नहीं दिखाता टीवी पे ना। हम टीवी ने भी इलेक्शंस वाले दिन सारा दिन दिखाया कि किस तरीके से टीवी इलेक्शन ट्रिब्यूनल या कोर्ट नहीं है ना, आप कहां जाएंगे? नहीं, हम उन तमाम फोरम्स पे जा चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन देखें ये एक माफिया है, इस माफिया से लड़ना आसान नहीं है। यानी इस वक्त आप उन फोरम्स को भी परस्यू करेंगे और साथ साथ सिस्टम की बेहतरी के लिए अगर आप कर चुके हैं परस्यू कर देंगे ना, कंटिन्यू करेंगे उसको, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी से। अच्छा, वो फोरम्स भी पार्टी बनी हुई है। देखें जमात इस्लामी की जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी सियासी जमात के पास कराची शहर के लिए कोई अच्छा प्लान है, हम उसके साथ खड़े होंगे शहर के लिए। हो गया, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर किसी के पास प्लान है तो पीटीआई उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन प्लान जी देखें ये नहीं हो सकता कि जो पिछला मेयर कराची का था वसीम अख्तर, उसने अपने 4 साल रो के गुजार दिए कि मैं बस कुछ नहीं है। इख्तियारात और फंड्स की बात आप चाहते हैं कि पहले इख्तियारात मिलने चाहिए, फंड्स इशू हों, उसके बाद मेयर उसके लिए इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर सके। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप, और आज जमात इस्लामी का राब्ता हो चुका है। अगर एक अच्छा प्लान होगा तो फिर आप उस प्लान के साथ आगे जाने के लिए तैयार हैं। एनीवेज जी बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। और ये तो एक मामला सही कराची का, लेकिन जब हम बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक सीनियर फौजी अफसर पर आयद किए जाने वाले संगीन इल्जामात जिस पर कल ISPR ने तरदीद की है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ISPR ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक सीनियर फौजी अफसर पर आयद किए जाने वाले संगीन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और उन्हें मनगढ़ंत, बदनीयती पर मबनी, अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल करार दिया है। उसने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल से तर्ज अमल बन गया है कि फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इश्तियाल अंगेजी दिखाई जाती है और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जाता है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजज़िया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू।
हारिस साहब, इमरान खान के इल्ज़ामात और दूसरी तरफ देखा जाए तो ISPR का जवाबी बयान, उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। किस तरह इसको देखते हैं आप? कितना ज़रूरी था ISPR की तरफ से जवाबी बयान देना? देखें, ये एक बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक साल से अगर आप देखें तो चेयरमैन PTI किस्म के इररिस्पॉन्सिबल बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं, और उसके बाद जो एक रेपुटेशन ख़राब करने की बात होती है वो भी चल रही थी। उसमें फिर सीनियर सर्विंग ऑफिसर जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है फ़ौज के अंदर, और मुझे, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इन्होंने इतना ज़्यादा काउंटर टेररिज्म पे काम किया है सिंध में और बलूचिस्तान में, और इतने रिकग्नाइज किया गया कंट्रीब्यूशन इनकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि इन्होंने बहुत हमारे जवानों की जान बचाई है, उसके बाद सिविलियंस की जान बचाई है। इनको नेशनल सिविल गैलेंट्री अवार्ड और आर्मी अवार्ड मिले हैं। और फिर उसके बाद ये देखना कि जिस तरीके से बात की जाती है, आपके पास ना कोई इसके वो चीज़ आपके पास फैब्रिकेटेड है, बेसलेस एलिगेशन लगा देंगे, बढ़ा चढ़ा के बनाना जिनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करना अपने एम्स ऑब्जेक्टिव जो है पोलिटिकल, उनको आगे ले जाने के लिए आप अगर किसी सीनियर ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात, इसलिए भी ख़तरनाक है कि दुनिया में आपने देखा कि कभी चाहे इंडिया में देख लें रॉ है, या पेंटागन को देख लें, या यूनाइटेड किंगडम में देख लें, कहीं कोई अपनी मुसल्लह फ़ौज एजेंसी की बात नहीं करते, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं। और फिर उसके लिए यूनिटी कमांड का बड़ा फ़र्क होता है कि जब ऐसी बात करते हैं इसका इफेक्ट ट्रुप्स के मोराल पे होता है। फिर जो लोग पहाड़ों में बर्फ़ पोस्ट चोटियों में बैठे हुए हैं या कहीं और लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठे हैं, और वो सुनते हैं कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं, तो ये बड़ा सीरियस इशू बन जाता है। और फिर जनरेशन वार में यही होता है कि आप जो है दुश्मन का नैरेटिव ये होता है कि आप मुसल्लह फ़ौज और अवाम में दरार डाल दें, जो उनको एतमाद है उसको काम करें, फ़ौज को कमज़ोर करें, फिर अपने अज़ाइम पूरे करें। मैं ये नहीं कहता कि इनको खुद पता है, इनएडवर्टेडली ये कर रहे होंगे, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन सर, ये तनकीद तो हम बहुत ज़्यादा देखते आ रहे हैं ना, ये इसको किसी तरह से रोका भी नहीं गया अब तक, या इस पर कोई बात भी नहीं हो सकी। अब ये ISPR ने इन इल्ज़ामात की तरदीद तो की है कल, लेकिन इससे पहले इसको रोका नहीं गया कि अब फ़ौज मुहाफ़िज़ है, जिस तरह आपने बात की कि हमारे फ़ौजी सरहदों पर बैठे होते हैं, काम करते हैं मुल्क के लिए, और कहीं और हमने नहीं देखा कि इस तरह से फ़ौज को कोई भी मुल्क तनकीद का निशाना बना रहा हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि तनकीद तो होती रहती है, किसी भी जलसे में हो जाती है, किसी भी TV इंटरव्यू में हो जाती है। किस तरह देखते हैं अब सारी सूरत हाल को, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, एक तो ये बड़ा वैसे ही गलत ट्रेंड है कि आपने देखा कि इट्स नॉट इमरान खान, इससे पहले भी अगर आप देखें तो नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, वो भी काफ़ी बात कर दी, लेकिन इन्होंने तो एक ख़ास तरीका बना लिया कि कभी आप डिफरेंट नाम दे रहे हैं कि मीर जाफ़र, मीर सादक, फिर उसके बाद एनिमल्स हैं, कैसे न्यूट्रल होते हैं, और फिर नाम के जी ये कर दिया। अभी जिस तरीके से नाम लें कि आप ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जी सो ने, सीनियर ऑफिसर ने, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये इनका होगा, इनकी FIR काटी जाए, ये काटी जाए। देखिए, इस तरह नहीं किया जाता, और ना कभी आज तक होता है। फिर मजबूरन ISPR को बोलना पड़ा, क्योंकि मिलिट्री दे डोंट स्पीक अननेसेसरीली अनलेस सम रेड लाइन इज क्रॉस। और अब जिस तरीके से वो शुरू हुए हुए थे, इसका मतलब कि ISPR को हैड टू कम इन और दे टू वार्न कि हम आपके पास, उन्होंने यहाँ तक कह दी कि आपकी PT चेयरमैन के पास एक लीगल ऑप्शन है, आप चाहें जॉइंट इंक्वायरी करवा लें, आप पटिशन डाल दें, उसके बाद अगर कोई एविडेंस आपके पास है एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन की, तो वो आप उसके बाद सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कम से कम आपको फैक्ट फिगर तो देना, खाली आप ऐसे कह देना। तो ये फिर उन्होंने ये भी वार्निंग साथ की है कि अगर ऐसी नहीं, फिर वी हैव ऑल्सो राइट, हमारे पास राइट भी है कि हम फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, वो भी एक्शन बड़ा सख्त होगा। फिर प्रॉब्लम यही है कि दे डोंट वांट इट, बट दे वांट कि आज के बाद हेंसफोर्थ अगर आप ऐसी कोई बात करेंगे, यानी बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर एविडेंस है तो आप तहकीकात कराएं, यानी आप उसकी तरफ बढ़ें, आप एक पिटिशन दायर करें। अगर नहीं करते तो हमारे पास ये हक महफूज है कि हम फिर इसके हवाले से कानूनी हक जो है महफूज रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद तारिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। पेट्रोल की बढ़ती कीमत, इससे हर शहरी परेशान है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि जब रशियन पेट्रोल पाकिस्तान आने की खबरें आई हैं। इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है ख्वाजा आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? रशियन पेट्रोल पाकिस्तान आएगा, कितना फ़र्क लाएगा? कुछ खबरें हैं कि 100 रुपये लीटर सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। देखें जी, काफ़ी अरसे के बाद परेशानी है और लोगों को काफ़ी अजियत में मुब्तला करने के बाद बहरहाल एक गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है जो कि बहुत देर पहले ले लेना चाहिए था। चलो हम आगे की बात ही करते हैं, ठीक है, माजी में नहीं जाते। अच्छा, अभी इसमें इस तरह है कि हमें को तकरीबन 15 से 20 डॉलर सस्ता पेट्रोल जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल की शक्ल में वो आएगा। इसके दो प्लस पॉइंट हैं। एक इसमें यह है कि जो इसका यील्ड है, इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। पहले जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें तकरीबन 34% हमें इसमें से फर्नेस ऑयल मिलता है, ठीक है, और तकरीबन 26 या 27% के करीब हमें इसमें से डीजल मिलता था, ठीक है। ये क्वालिटी में उनसे बेहतर है। ये हमारा 52% के करीब चला जाएगा फर्नेस ऑयल और तकरीबन 32% के करीब चला जाएगा हमारा डीजल। ओके, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमारी उस पर इकोनॉमी में भी आएगा और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। हम इस वक्त हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल बहुत अच्छा है, इसका मतलब है अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है, क्वालिटी का। इसमें एज पर माय इंफॉर्मेशन एक कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा। हमारी जो इस वक्त रिफाइनरीज हैं उनमें शायद सारी रिफाइनरीज इसको कैटर करने के लिए अभी थोड़ी सी अपग्रेडेशन चाहिए होगी, तो वो लेटर ऑन मेरा ख्याल है कि उस पर भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें कुछ अच्छी खबरें सुनने कितना जल्द हो सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड है? देखें जी, जो ट्रायल रन के लिए है पहला शिपमेंट जो है वो दैट इज़ एक्सपेक्टेड के 3rd वीक ऑफ मई में आ जाएगा और उस पर हम अपना ट्रायल रन कर लेंगे। और दूसरी इसमें जो अच्छी बात है, जो हमारा डॉलर था ट्रेड का, डॉलर बॉन्ड, उसको भी ख़त्म किया गया है। हम युआन में ट्रेड करेंगे जी, और वो युआन लेने के लिए डॉलर है हमारे पास जी, वो उसके लिए अरेंजमेंट हो रहा है। अच्छा, उसके लिए अरेंजमेंट हो रहा है, उसके लिए अरेंजमेंट हो रहा है और बैंक ऑफ चाइना ने जो LC है हमारी वो खोली है, वो खोल दी है। अच्छा, 100 रुपये सस्ता है, मैं ठीक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ सर? 15-20 डॉलर आप कह रहे हैं क्रूड ऑयल पे हमें जी कम पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें इस वक्त जिस क्राइसिस में लोग हैं, मेरा ख्याल है इतना इनको सस्ता, कुछ टैक्सेस की भी रिवीजन करनी चाहिए। अगर कुछ ना करें, सिर्फ वही पेट्रोल आज है जो कीमत आप बता रहे हैं, कितना सस्ता होगा? कुछ और ना करें, कोई टैक्स ना छोड़ें, ठीक, और नए भी ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, उसमें इस तरह हो जाएगा जी कि तकरीबन क्रूड ऑयल आगे फ्लोट कर रहा था जो इंटरनेशनल मार्केट में, वो तकरीबन 83-84 के करीब था। वहाँ से इस वक्त डिप है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, 72 के करीब वो भी आ गया है। ओके, सो 8-10 डॉलर हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया। कुछ 16-17 डॉलर के आपको इस रशियन ऑयल की वजह से मिल जाएगा, क्रूड ऑयल की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी खबरें गवर्नमेंट को हमें देनी चाहिए। आप बता नहीं रहे ना 100 रुपये? मेरा ख्याल है इसके करीब करीब जरूर 100 के करीब, ज्यादा या कम? करीब करीब ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। मेरा ख्याल है कि अगर इसके करीब ही रहते हो ज्यादा ज्यादा वाली बात, ज्यादा की उम्मीद ना लगाएं सभी ना आप। एक चीज और, क्या ऐसा होगा कि पेट्रोल पंप पे लिखा होगा ये रशियन पेट्रोल है और ये दूसरा पेट्रोल है? ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं है, वो एक ही होगा। अच्छा, और जो हमारी मेन PSO है वो ही इसको डिस्ट्रीब्यूशन आगे वो सब, अच्छा, जो बाकी OMCs हैं कुछ वो खुद अपना प्रोसेस करेंगी, जो मल्टीनेशनल है हमारी, और जो लोकल कंपनीज हैं उनको हमारी खपत का कितना फीसद उस पे इन्हिसार हम कर सकते हैं?
देखिए मेरा तो ख्याल है कि हमें 100% शिफ्ट कर जाना चाहिए। ओके, यानी ये पहला कदम जरूर है, लेकिन 100% शिफ्ट करना चाहिए। इसका फायदा कि पेट्रोल बहुत अच्छा है, उससे फर्नेस और आपने कहा 52% मिलेगा, डीजल 32% मिलेगा, और अच्छा पेट्रोल होगा तो गाड़ियां भी अच्छी चलेंगी, इंजन पर भी असर कम होगा, और तकरीबन 100 रुपए पेट्रोल सस्ता हो सकता, तकरीबन, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अभी एक ऐसी अदाकारा से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं हम कि जिनको अब अदाकारा के तौर पे तो बहुत कम लोग जानते हैं, एक होस्टिंग में अपना नाम बना चुकी हैं, और अब जनाब सोशल नहीं, मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर के तौर पे जानना शुरू हो गया उनको अब। ट्रेनर, हाँ वैसे ये बात है। और एज कम कैसे दिखाई जाती है, ये भी एक बड़ी बात है कि इतना ग्लो फेस पे, और हमेशा से जिस तरह से मिशी खान को हमने देखा था वो उसी तरह से वही एनर्जी है, अल्लाह कायम रखे, वही खूबसूरती अल्लाह कायम रखे जी। मिशी साहब की मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आप? यहाँ भी भागते भागते आई हैं। बिल्कुल, दौड़ लगाएं रोज और फिट रहे। ये एक इंट्रोडक्शन था, हमने कहा ये आपकी जुबानी सुनेंगे। क्या कर रही होती है सड़कों पे आप? सारा टाइम बाकी वीडियोस आ रही होती हैं और लोग। अच्छा, वो हैरत की बात ये भी है, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने हम न्यूज़ पे स्टार्ट किया, और हम न्यूज़ के जितने व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा ख़ास सलाम। अच्छा, ये मैं आपको अजीब सी बात है, अब मेरा फ़ोन, इंसान अगर इतनी फ्रेंजी में भाग रहा है तो अब आप ये तो नहीं है कि आपका कोई कह रहा था कि आपका कैमरामैन, मैंने क्या बात सुने, मेरा कहाँ से कैमरामैन आया कि मैं इतने कैमरामैन के वाली होती तो मैं क्यों उनके पीछे भाग रही होती, कैमरामैन साथ जाए। मैंने कहा वो यूट्यूबर्स होते हैं, वो सोशल मीडिया के, वो अपने बाइट्स बना रहे होते हैं, तो बीच में मैं भी होती हूँ, हटो हटो हटो, तो वो बीच में मैं भी आ जाती हूँ। स्क्रीन पे हम अभी दिखा रहे हैं कैसे भाग रही हैं आप, जरा ये वाकया तो हमें सुनाए। खान साहब के साथ ये गाड़ी के पीछे भाग रही हैं। इस दफा मेरी लक ये थी कि इस दफा मैं पिछली बार जो मैं फूल लेके भाग रही ना, वो मैं ड्राइवर वाली सीट पे चली गई तरफ, तो मुझे बाद में वो गॉड ये तो मैं राइट लेफ्ट पे पैसेंजर सीट, तो इस दफा मेरे दिमाग में था नहीं पैसेंजर सीट की तरफ रहना है, इसलिए मैं दरमियान रोड में थी। तो वो बस मेरा एक क्या कह सकते हैं, इट्स नॉट कि मैं कोई प्लान करती हूँ। होता ये कि बचपन में जब भी हम लोग इनके क्रिकेट मैचेस देखने नेशनल स्टेडियम कराची जाते थे, तो मुझे याद है हम लोग लेडीज़ इंक्लोजर में मम्मी के साथ, तो मैं कहा मम्मा मैंने लेना है ऑटोग्राफ, लेना है मैंने इमरान खान का। और वो जब टीम निकलती तो मैं इसी तरह ना रुक जाए, तो वो कहते आप शोर बहुत करती हैं क्योंकि मैं इंक्लोजर के सामने होती थी। तो इट मेक्स मी गो बैक इन माई चाइल्डहुड। और जब मैं देखती हूँ ऐसा, तो ये नहीं कि वो कह रहा था जी आप सड़क पे क्यों भाग रही हैं, तो सड़क पे ही भागते हैं भाई अपने लीडर के लिए, घर में थोड़ी बुला के भागेंगे। तो एनीवे, तो मुझे कुछ होता है और मैं कहती हूँ नहीं मैंने बस इनके वेव करना है मैंने, तो बस, और फिर मैं दूसरों को देखती हूँ हटो हटो हटो, एज इफ के पता नहीं मेरी रोड है। मोटर बाइक वाले कहा करिए हटो, और वो हट भी गया। अच्छा, वेव जितनी बार आपने किया रिस्पांस भी आता है? देखिए, अब वो एक बड़े क्या कहूँगी अलर्ट किस्म के इंसान है, जाहिर है जो गाड़ी में बैठा होगा वो 25 ट्यूं करते हुए आदमी जा रहे हैं, बीच में एक लेडी भी भागी जा रही है, इग्नोर कोई नहीं कर सकता तो वो देखेंगे ही ना। मतलब वो ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा ग्लास टिंटेड होता है, सो बट ये कि ही कैन सी कि वो जब गाड़ी है कि कोई है कौन है नहीं है, तो वो नहीं होता। बस मेरा होता है कि बस मैंने पहुंचना है बस। लेकिन मिशी इमरान खान ही क्यों, वाई इमरान खान? दैट्स बिकॉज ही इज़ वेरी, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। वो कभी कॉम्पनसेट नहीं करते, या वो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, या फिर मुनाफिक नहीं है। मतलब होता है ना कि मैं आपसे भी दोस्ती कर लूँ और आपसे भी कर लूँ, फिर मैं आपकी बुराई भी उधर करूँ और आपकी बुराई भी। जब मुझे किसी से नहीं मिलना होता ना, मैं नहीं मिलती, चाहे वो कितना ही उस तरह का इंसान हो, क्योंकि वो कहते हैं ना आप मुनाफिक में आ जाते हैं ना कि आप, और जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं वो सबसे बड़ा मुनाफिक होता है मेरे अंदाजे में, कि सारी दुनिया आपकी दोस्त है, तो फिर आप एक ही बुराई दूसरे के सामने। तो मुझे एक तो उनकी ये पर्सनालिटी पसंद है, दूसरा ये कि ही इज़ वेरी डिग्निफाइड दुनिया में। अब मैं सबसे बड़ी उनकी फ़ैन उस वक्त बनी थी जब यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इस्लामोफोबिया पे स्पीच दी थी। आई थिंक
कोई पर्चा नहीं था या कोई ढूंढ रहे थे वो कागज़, इट वाज एक्सटेम्पोर। और इतनी खूब कि सारे मुस्लिम उम्मा के लोग जो हैं वो सुन रहे थे उनको। And above all, it was the most pertinent issue at that time. At that time. Even now. और ये कि अभी तक किसी ने उस लेवल की तकरीर नहीं की। तो देखिए पाकिस्तान वैसे भी देखें हम लोग थर्ड वर्ल्ड इस वक्त कुछ मांग ही रहे होते हैं, दे दो कुछ। तो इनके होते में ये होता है कि मुल्क का थोड़ा नाम और थोड़ी इज्जत जो है बाहर के मुल्कों में, बाहर के लोगों में अच्छी होती है। और ये वजह अपनी जगह, और ये जो आपकी इतनी ज़्यादा उनकी सपोर्ट है यहीं तक है, या अगर आज पीटीआई की तरफ से कहा जाए कि मिशी आप इंतखाब लड़ें पीटीआई के टिकट पर, तो मिशी कहेंगे बिल्कुल ठीक है? नहीं मतलब मुझे कोई कह रहा था ना आप इसलिए उनकी सीट के पीछे, सॉरी गाड़ी के पीछे भाग रही हैं कि इनको जो चाहिए कुछ। भाई मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितना है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे सिर्फ उनको सपोर्ट करना है। मुझे आज कोई टिकट दे या मुझे कह के जी आए खड़े हो जाएं या आए आप नेशनल असेंबली में, मैं पागल हूँ, मैं उधर बैठूंगी। थोड़ी बहुत जो मैं हंसमुख हूँ वहाँ जाके मेरे बाल खड़े हो जाएं। जो वहाँ पर जाते हैं और तकरीर करते हैं उनकी मिमिक्री आप खूब करती हैं। अभी देखा नहीं अभी। अच्छा देखिए एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी। देखिए मैं उनको सपोर्ट करती हूँ एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, लेकिन और जो पार्टी के लीडर्स हैं मैं अपने हम असर लोगों से पंगा लेती हूँ। पंगा मतलब उनसे ज़रा ट्वीट्स में और अदरवाइज, इस तरह इफ़त उमर हो गई या रिहाम खान हो गई उनसे, लेकिन मैं डायरेक्टली लीडर्स से तू मैं अच्छी लगती है। ठीक है। एंड आई फील कि मैं बाकियों को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर क्लिप्स मुझे बहुत फनी लगते थे तो मैंने किए। अच्छा, नो ऑफेंस टू एनीवन। इफ़त उमर के लिए भी आप ट्वीट्स भी मतलब आपके सोशल मीडिया पे देख रहा होता है, उनके हवाले से भी आप बात करें, लेकिन ऐसे नहीं होता कि इख्तलाफ राय का हक हर किसी को, अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करती हैं और वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तो फिर जवाब क्यों देना होता है? या वो उनकी तरफ से या आपकी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, वो थैंक यू कर रही होती हैं। ये जो मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके ट्वीट्स रीट्वीट करती हैं, फिर वो भी उनका जवाब देती हैं, तो ज़ाहिर है आई मीन अच्छी बात है। लेकिन उनसे पूछा जाए आपको वोट किसको देंगी, पीडीएम को, तो मतलब उनका भी जो है ना क्लियर नहीं है। क्लियर आपको इससे मसला है? नहीं, मुझे मसला तो उनसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मसला ये कि वो मैंने तो कभी भी उनके किसी भी लीडर या उनके किसी भी जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनके लिए कभी कोई बदतमीज़ी या उनका ये कि वो इमरान खान साहब को डायरेक्टली बहुत इंसल्टिंग वे में, दैट आई डू नॉट वांट। और मतलब हम आपके मैंने जो तनकीद करें, लेकिन एक आप एक एक्टर हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी सो वोकल एंड बदतमीज अगेंस्ट वर्ल्ड रिनाउंड लीडर। इन्हें सपोर्ट करें। आपकी क्या वो है, क्या किया आपने? आज तक कोई सोशल काम नहीं किया सिवाय कपड़े पहन के यूं कर लिया, दैट्स अबाउट इट। आपने कोई सोशल काम नहीं इस एज में भी। आप भाई ठीक है, आप अपनी एज बताती हैं, वेरी गुड, आप काम करती हैं, वेरी गुड, बट द थिंग इज what is on your credit that you are saying things to a world class leader? तो अपनी क्रेडिबिलिटी को देख के बात करनी चाहिए। चलें अब मिमिक्री पे आते हैं। अब आपके पास खूब मवाद है सोशल मीडिया। मवाद तो है, लेकिन ये सारी मिमिक्री आपने उधर उन्हीं की है, खान साहब की कभी नहीं की है। मैंने उनकी खान साहब की है, बिल्कुल की है। मेरी 2-3 हैं उनके पास। अच्छा देखिए, मिमिक्री तो मैं अपनी अम्मी की भी कर देती हूँ। अच्छा, खान साहब की करें जरा। चलें जी, खान साहब की करें। पहले खान साहब से स्टार्ट करते हैं ना। कोई जुमला बताए ना, अभी मुझे फ्रेंजी में याद नहीं आ रहा। आगे। मुझे याद है जब मैं वो लेडीज इंक्लोजर में बहुत शोर कर रही होती थी, इमरान खान वो बॉल जब वो नहीं था, वो चौका जब पड़ता तो पीछे भागते हुए आते, तो हम जो है ना उस जंगले के अंदर घुसे हुए होते थे। तो जब मैं ऑटोग्राफ लेती रही, मैंने कहा मेरे अल्लाह बख्शे खावर भाईजान जो थे वो मुझे लेके जाते थे ना, खावर भाईजान नहीं खड़े रहें, बस 2 घंटे खड़े हैं कि टीम निकलेगी तो मैं उनसे ऑटोग्राफ, तो मैं लेके ऑटोग्राफ लिया ना। आप शोर बहुत करती हैं, कम शोर किया करें। ओए मैंने कहा ये क्या कह दिया। मैं तो सोची थी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, किया करें शोर। तो ये कि वो मुझे याद है। ओके, बड़े उससे बोलते हैं। और आजकल का कुछ सियासी माहौल का उनका कोई जुमला जब खान साहब मुखालिफिन को ललकारते हैं। नहीं सुने, मैंने घर भी जाना है। नहीं कोई जुमला बता दें आप, आए हल्का सा फिर बता दें। घबराना नहीं वाला कर लेते हैं। आपने घबराना नहीं है। आप जरा लाते हैं शहबाज शरीफ साहब पे। एक वो फूलों वाला बड़ा मशहूर हुआ आपका क्लिप जी। Full of thorns, and then
a flower blooms and blossoms. Without that, it is not possible. So Iqbal says that if you want to live in this garden of the world with dignity and honor, then you have to follow that process of a flower. अच्छा मिशी, बड़े नेचुरल एक्सप्रेशंस आपके होते हैं, एक टेक में ही हो जाता है। नहीं, कभी कभी मैं खुद देखती हूँ, सी आई फील बहुत कम लोगों में देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर, अब ऑपोजिशन है जो भी है, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कम लोगों का अच्छा होता है। आई थिंक इट्स वेरी द वे ही सेज कि अच्छा वो कह रहे हैं कि वो अभी जो मैंने रिसेंटली किया है वो क्या कहते हैं, वो कुछ पहन के आ जाते हैं, बाल्टी, टोपी टोप पहन के आ जाते हैं, तो वो पीछे से उनको बोलते टोप नहीं बाल्टी। अच्छा वो बाल्टी थी, बाल्टी। वो ही इज गॉट दैट, पता नहीं, मुझे लगता है उनके अंदर टाइमिंग है बहुत। इट टर्न्स द थिंग इनटू अ फनी क्लिप, तो मैं उस सेंस में करती हूँ। अच्छा, देखिए एक्टर के लिए भी जब तक मवाद नहीं हो तो आप खामखा की तो कॉमेडी नहीं कर सकते। अच्छा, मरियम साहिबा की कोई एक मिमिक्री होनी चाहिए। नहीं, उनका इसलिए नहीं बिकॉज मैं उनकी मिमिक्री दे नहीं, मैं उनकी मिमिक्री नहीं हो सकती। आपने उन पे नहीं बनाई थी वीडियो? एक वो इस्त्री वाली बनाई थी। एक बनाई थी। जब सोशल मीडिया पे आप ये कंटेंट अपलोड करती हैं, तो अभी लास्ट टाइम भी आपने जो भागने वाली वीडियो अपलोड की, तो बहुत सारे लोगों ने भी नीचे कमेंट करने शुरू कर दिए, सड़क पे क्यों भाग रही है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी। टिका के जवाब दे रही थी आप उन सबको? क्योंकि मुझे लगता है, देखिए मैं ना ही मुझे कोई फ़ायदा है, ना मैं किसी मोडिस ऑपरेंडी पे चल रही हूँ कि मुझे ना कभी ज़िंदगी में पैसों की लालच थी, होती तो शायद मैं अभी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, अगर मुझे वो तरीक़ों से अमीर होना होता। मेरा बस एक जज्बा है, मेरे ख्याल हर कौम में एक जज्बा होना चाहिए। मैं अभी आपको ही बता रही थी शोएब को कि आप देखें टर्की में तैयब अर्दोगान के लिए कितनी पूरा टर्की बाहर निकला है, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये इंसान हमारे लिए ठीक है। तो कहने का मकसद है कि हम लोग बड़े काहिल कौम बनते जा रहे हैं कि हम लोग बैठ के बोलते रहेंगे, सोफे तोड़ते रहेंगे, लेकिन जब उठ के निकलने की बारी आएगी तो हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। आई डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। मुझे अगर किसी को सपोर्ट करना है या मैंने उनकी गाड़ी के पीछे भागना है, मैं भागूंगी, क्योंकि मैं भाग सकती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी आए, भागे, जिस लीडर के पीछे भागना है भागे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा, उसके लिए आपकी एक्टिव होना ज़रूरी है ना। अब यंगस्टर्स को भी मैं देखती हूँ सोफ़ों पे बैठे रहते हैं, बस कीबोर्ड पे चलते रहो, ऐसे आज़ादी भी नहीं मिलती, ना ही आपको कभी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं until unless you do something। So कहते रहते हैं, सिर्फ कहते मैं तो भागूंगी भाई, सिर्फ कहते ही हैं, कहते हैं। किसी ने कोई थ्रेट तो नहीं किया आपको कभी? नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मिशी क्यों सपोर्ट करी इमरान खान को? नहीं, देखिए ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बीइंग अ पाकिस्तानी, दैट हुएवर आई वांट टू सपोर्ट। हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपने दायरे में रह के, मतलब ओवर नहीं होना चाहिए। अब मैं अपने लीडर को पसंद करती हूँ, मैं और चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दैट्स नॉट माई डोमेन। मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं के दिल से मैं कहती हूँ नहीं इनको, और वो मैं अपनी तरफ से जो मेरी वो भागना दौड़ना होता है, लेकिन ये दैट इज माई लव एंड अफेक्शन एंड माई रिस्पेक्ट फॉर भागने दौड़ने में एक्टिवनेस के पीछे है क्या? मिशी क्या खाती हैं, क्या करती हैं, कितनी एक्टिव है? मैं देखिए, मेरे पास एक नंबर नहीं है, जो कि है एक पैंडा नहीं बना होता, उसका नंबर पे लोग कॉल करते हैं, ये ला दो, वो ला दो, फलाना ला दो, वो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा। दूसरा ये कि मैं रेगुलर ग़िज़ा खाती हूँ, और आई एम वेरी एक्टिव। मेरे पास, मैं अपने काम खुद करती हूँ, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है, आई डोंट हैव अ सर्वेंट, आई डोंट हैव अ मेड, एंड नॉट फोटोग्राफर, आई डोंट हैव अ फोटोग्राफर, आई डोंट हैव अ सोशल मीडिया टीम एज सच। आई हैंडल ऑल माय सोशल मीडिया माय सेल्फ। आपका हैक हुआ था, वो हुआ था, रिकवर हुआ था, या उसके बाद हमने नया बना लिया था? वो इसीलिए मिशी खान ऑफिशियल 2 बनाया। अच्छा, ओके, वो हो गया था। तो मैं अपना ट्विटर सब कुछ खुद मैनेज कर रही हैं, इसलिए मिशी इतनी एक्टिव है। और मेरा अपना शो भी जो है वो माशाल्लाह से आई लव इट, उसमें भी मैं
खुद ये जब हम लोग इकट्ठे हमारे साथ ही होती थी शुरू में K2 पे, तो छोटी सी थी तो नहीं इतनी थी। अच्छा छोटी सी 2017 की बात है। हाँ 17 के शुरू की बात है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 चंद साल तो हुए। देखें 7 year age, just 7 years। 7 year। तो ये कि मैं एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा। अब ये काम मैं खुद करूँगी ना, अल्लाह बख्शे मेरे जो वालिद थे ना वो बहुत खुद से सारे काम, उनको मैंने देखा, फिर मम्मी को देखा, हम लोग घर में अपने काम तो यही आपने सीखा और यही आप करते चली जा रही हैं। अब बात सुनिए, जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेगा इसी के लिए वो उसको मैं ड्यूटी दूं कि मेरे लिए खाना पकाए और मेरे बर्तन धोए, सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेट, थैंक यू सो मच मिशी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज लवली हैविंग यू। बड़ा अच्छा लगा और आपकी एक्टिंग लाइव देखकर ज्यादा हमने एंजॉय किया है। आज फिर देखेंगे भागते हुए। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जाहिद हुसैन साहब की हालिया किताब इस वक्त खबरों में है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल है। बेनज़ीर भुट्टो जब 80 की दहाई में सियासत में आने की तैयारी कर रही थी, उस दौर में जाहिद हुसैन साहब ने उनका पहला इंटरव्यू किया और उसके बाद कई इंटरव्यूज़ किए 2002 तक। अब फेस टू फेस विद बेनज़ीर के टाइटल से किताबी शक्ल उन्होंने दी है। यकीनन पाकिस्तान की सियासी तारीख में काबिल कदर इजाफा है। जाहिद हुसैन साहब साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर भी हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे उनके करियर से मुताल्लिक, यानी बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह करीब से उन्होंने देखा। जाहिद साहब, जानना आपसे चाह रहे हैं, ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो को बड़े करीब से देखा आपने, बड़े इंटरव्यूज़ किए, हम जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक में, किताबी शक्ल में छापने का फैसला क्यों किया आपने इंटरव्यूज़ को? उस पर ज़रूर चाहेंगे आप राय दीजिए। देखिए, मैं इसलिए 2 वजूहात थी। एक तो ये था कि बहुत से लोगों ने मुझ पर इसरार भी किया था, पब्लिशर्स ने भी, कि जो है वो इसको कंपाइल करो, क्योंकि मैं ख्याल वाहिद जर्नलिस्ट था जिसको हर दौर में उनका इंटरव्यू किया था, बहुत ही इन डेप्थ किस्म का, जिसमें पूरी उनकी सियासी जो उनकी सोच थी और उनकी स्ट्रगल थी, वो सारी की सारी चीज़ें आई थी। सिर्फ 14 इंटरव्यूज़ हैं बड़े बड़े मुख्तलिफ फेजेज़ में, जब वो पावर से बाहर थी, जब उसके बाद जो 2 दफ़ा जो है आप इख्तियार में भी आई, उसके बाद भी जो है जब ये एग्जाइल में थी लंदन में, तो उस वक्त सब के इंटरव्यू मौजूद हैं। तो मैं इसमें ये कि सिर्फ ये इंटरव्यूज़ की शक्ल नहीं है, इसके पीछे तमाम जो पस मंज़र था उस वक्त के हालात का, जबकि इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वो भी तफसील के साथ इसमें जिक्र है। और इसकी वजह यह है कि देखें, हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि तारीख कभी भी लिखी नहीं जाती है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये पूरी तारीख है उस दौर की, लेकिन एक हद तक जो हम जिसको कहते हैं एक ग्लिम्स है उस पूरे दौर की। और इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये कि मैं थोड़ा देख रहा था, जब बहुत पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, कि जब मैंने उसको देखा इंटरव्यूज़ को, तो ऐसा लगा कि ये हम 30 साल पहले जो सिचुएशन थी उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है पाकिस्तान में। वही जो है मसाइल अभी भी हमें नजर आते हैं, वही बातें जो थी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल था बहुत ज़्यादा गहरा था, उसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल थी, सियासी तौर पे भी एक सियासी पार्टियां जो हैं वो एक लिहाज से उनकी मुख्तलिफ मुस्तकिल जो है एक वॉर होती रहती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके आप सारे इंटरव्यूज अगर देखें तो उसमें एक तहम्मुल सा नजर आता है। और एक और सबसे बड़ी वजह जिसको सबसे ज़्यादा इंप्रेस मुझे किया था कि उनमें बेतहाशा सलाहियत थी कि आपसे इंटेलेक्चुअली इंगेज कर सके। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये नहीं था कि मैंने उनके खिलाफ, उनके जो हुकूमत रही थी उन पर बहुत तनकीद भी की थी, बहुत सख्त तनकीद की थी, लेकिन आज तक मुझे जो है वो उन्होंने इंगेज किया, आर्गू किया, लेकिन मुझे कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि वो उन्होंने किसी चीज़ को जो है वो अपने ले लिया है कि जो है किसको कहते हैं ना कि मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, वाली बात बिल्कुल नहीं थी। और इनके बहुत सारे नकाद, मैं सिर्फ नहीं है, उनके साथ भी उनका एक गहरा एक वो था और उसमें उनको अच्छा जी जाहिद साहब, इन्हीं तमाम बातों का तस्करा आपने इस किताब में किया हुआ है। किन मौज़ूआत पे ज़्यादा बात हुई है, कितने इंटरव्यूज़ इसके अंदर शामिल हैं, अगर किताब का खुलासा आप हमें बता सकें। देखिए, ये 14 इंटरव्यूज पे है किताब, और जो इब्तिदा होती है 1986 से, जब वो तशरीफ़ लाई थी, और वो पहला मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू था। लेकिन ये बहुत बड़ा इंटरव्यू था, सारी चीज़ों पे जो उनके सियासी ख्यालात थे, उनके आइंदा की हिकमत अमली थी, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका जो इस्तक़बाल था उसकी पूरी डिटेल भी मौजूद है। इसी तरह तमाम जो है ये इंटरव्यू जो है उसका पस मंज़र था सियासी, और वो जो है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो न सिर्फ ये बेनज़ीर साहबा की अपनी जो एक जद्दोजहद की कहानी है, बल्कि उस वक्त की सियासी सूरत हाल की भी एक तारीख है, उस वक्त की सूरत हाल के मुतालिक भी एक है।
और पाकिस्तान के जो मसाइल थे उसके बारे में भी ये है। तो इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि ये एक तारीख का हिस्सा है। और मैं दो चीज़ें हैं, बेनज़ीर साहबा की बात आती है, ठीक है, उनमें मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं, उनकी पॉलिसी भी बाज़ दफ़ा तनकीद का निशाना बनी थी, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत साफ थी वो ये थी कि वो सब मेरे ख्याल पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बहादुर लीडर कोई नहीं था। दूसरी बात ये आती है कि उनकी डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो थी उसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं थी। और यही बात जो है मुझे इस किताब के अंदर आई है, और उसको मैंने इम्पार्शली देखा है पूरी चीज़ों को। मतलब ये नहीं है कि जो है कोई वो केस पे तनकीद भी है, उनके तमाम उन चीज़ों की बारे में बात हुई है जिनमें जो है वो उनकी पॉलिसी के हवाले से हुकूमत में जब आई थी। बस एक जुमला जाहिद साहब, किसको ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल हर एक को पढ़नी चाहिए, जो हर एक को पढ़नी चाहिए। तो तारीख में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि आपने खुद कहा कि तारीख लिखी नहीं जाती, लेकिन एक कोशिश है आपकी कि कुछ लिखा गया, और ना सिर्फ बेनज़ीर साहिबा के साथ किए गए इंटरव्यूज़ बल्कि उस वक्त के हालात का भी इसमें तज़किरा है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे और इस किताब से मुतालिक हम कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और कुछ रोज़ पहले हम सब ने खुशखबरी सुनी थी और सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट करती, लेकिन कहीं पर किसी सॉलिड जराए से हमें नहीं ये खबर मौसूल है। कहा जा रहा है गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, हम सब खुश हो गए, हमने कहा चले अपग्रेड कर लेंगे। इंपोर्टेड गाड़ियों की बात की, रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो गाड़ियाँ सस्ती होंगी। कुछ लोगों ने कहा 10-10 लाख सस्ती हो जाएंगी, लोगों ने प्लान्स बना लिए, लेकिन जब मार्केट गए तो गाड़ियाँ तो वैसे की वैसे। अचानक से 10 लाख सस्ता होना, महंगा होना तो चलो समझ आता है, और फौरन हो गया तो सस्ता होना वैसे ये थोड़ा सा लग रहा था, अजीब सी बात लग रही थी। लेकिन कहीं से ये चीज़ सामने, डीलर्स के पास अभी भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो महंगी ही रहेंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जब ड्यूटी टैक्स लगा था उस टाइम पे डॉलर जो है तो 205 रुपए का था, अब जो है वो तकरीबन 290 रुपए का हो चुका है। तो अब अचानक से किस तरह से वो कम कीमतों पे गाड़ियां बेचना शुरू कर दें। एग्जैक्टली, इस पर बात करते हैं। पाक व्हील्स से भी इनको जाना जाता है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील मन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बताएं तो सही सर, क्लैरिटी क्या है इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी टैक्स खत्म होना, लेकिन गाड़ियां वैसी की वैसी सस्ती तो हुई नहीं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मजे की बात है कि जब भी गाड़ियों से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है ना, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत सस्ती हो गई, और लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, गंगा बह गई यहाँ पे। इशू ये है कि कॉन्ट्रेरी टू व्हाट पब्लिक ओपिनियन इज, रेगुलेटरी ड्यूटी हटने के बाद अगर आप रियलिटी देखेंगे तो गाड़ी सस्ती नहीं महंगी होगी। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जब रेगुलेटरी ड्यूटी लगी थी तो उस टाइम पे डॉलर का रेट था 205 रुपये। अच्छा। और अगर आप, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 660 सीसी गाड़ी अगर आप क्लियर कराते थे तो उस पर ड्यूटी बिल आता था 656,000, 6.5 लाख के करीब। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने आरडी लगा दी तो उसका ड्यूटी बिल पर चला गया 27 लाख के ऊपर, किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई। देन गवर्नमेंट इंक्रीज सेल टैक्स फ्रॉम 18 to 25%, वो चला गया 29 लाख के ऊपर, फिर किसी ने गाड़ी क्लियर नहीं कराई, बिकॉज उतने की तो लोकल 660 0 मीटर गाड़ी मिल जाती थी। ओके। तो इसलिए वो कंपैरिजन रहा नहीं। लोग कहते हैं जी आरडी लग गई थी, अब 100% हट गई है। अब जब 100% आरडी हटी है तो उसके बाद 660 सीसी गाड़ी के ऊपर 290 रुपए के डॉलर के ऊपर आज की ड्यूटी बनती है तकरीबन 10,70,000 रुपए, जो कि जब गाड़ियां आना बंद हुई थी उससे 4 लाख रुपए ज्यादा है। तो जो मार्केट में न्यूज फ्लोट कर रही है कि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आज आप गाड़ी नहीं क्लियर कराएंगे तो वो महंगी होगी। तो वो लोग जो इस ख्याल में बैठे हुए हैं कि उन्हें सस्ती गाड़ी मिल जाएगी, और जो गाड़ी इंपोर्टर है वो उनको जो है चैलेंज करते हैं कि जी आरडी उठ गई, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 1000 सीसी से नीचे, बल्कि 1800 सीसी से नीचे जितनी भी गाड़ी हैं, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपकी ड्यूटी जो है रुपी टर्म में ऊपर गई है, नीचे नहीं गई। यानी ये वजह सिर्फ और सिर्फ डॉलर का ऊपर जाना है। जी बिल्कुल। अगर आरडी गवर्नमेंट ने हटा भी दी है और डॉलर की जो आपके रुपये की डेप्रिसिएशन इतनी है, या डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हुआ है कि आपको जो नेट नुकसान है वो अगर आप रुपये टर्म में देखें तो आपकी ड्यूटी ऊपर गई, नीचे नहीं गई। यानी अगर किसी ने ये सोच लिया था सुनील भाई कि इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, गाड़ियां सस्ती होंगी, हम उस वक्त लेंगे, वो इंतजार ना करें, जिसने लेनी है वो ले ले, क्योंकि गाड़ियां सस्ती कोई नहीं होनी। ये पाकिस्तान में मैं एक जनरल रूल ऑफ थंब बता देता हूँ, लोकल गाड़ी हो या इंपोर्टेड गाड़ी हो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग एनी कार एनी डे, बिकॉज अगले दिन उससे महंगी होगी, कभी सस्ती नहीं होनी। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। आई डोंट हैव टू टेक वोट फ्रॉम एनीबॉडी, मैंने कलेक्शन करना, इसलिए मैं बड़ी क्लियर बात हमेशा बताता होता हूँ, ना लोकल ना इंपोर्टेड, दोनों गाड़ी सस्ती नहीं होगी, महंगी ही होंगी। और दोनों एक तरह से महंगी होंगी, लोकल भी और इंपोर्टेड नहीं। मजे की बात यह कि इंपोर्टेड गाड़ी जो है यूज में हो वो जरा कम महंगी होती है, एज अपोज टू ज्यादा आग लोकल गाड़ी को लगी होती है। तो अगर आज से साल पहले आपने जापानी गाड़ी ली थी, आज आप उसको बेचने जाते हैं या मार्केट में लेने जाते हैं, उसमें वो डॉलर से वो एप्रिसिएशन नहीं आई जितनी लोकल गाड़ी में आ गई है। तो वो बहुत ज्यादा डॉलर टू डॉलर डबल होती है। हालांकि अगर आप लॉजिकली देखें तो लोकल गाड़ी के अंदर लोकलाइजेशन भी होनी चाहिए,
फिर भी उसकी जो लोकल गाड़ी की जो है ना वो $1 बढ़ता है तो वो 1 से $1.5 गाड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये तकरीबन ऑपोजिट ही है। सुनील साहब, ये मौजूदा मुआशी बहरान जो है, किस तरह से हम फाइनेंशियल क्राइसिस में, इसमें गाड़ियों के कारोबार को कितना नुकसान पहुंचा है? गाड़ियों की अगर प्रोडक्शन की आप बात करेंगे तो जो इंडस्ट्री लगी थी तकरीबन 12-13 के करीब यूनिट थे, और पिछले साल मई से अगर आप देखें CKD किट्स की जो कि रेगुलर एक लीगल इंपोर्ट है, उनको जो LC खोली नहीं दी जा रही, तो उसकी वजह से आपने सुना होगा अक्सर प्लांट क्लोजर पे होते हैं। आज भी हम बात करें तो होंडा का प्लांट 15 तारीख तक बंद है, इस तरह टोयोटा भी बीच में बंद रहा, सुजुकी भी रहा। मेरे ख्याल से ये बुरी न्यूज़ है और लोग खासतौर पर बड़े खुश होते हैं कि जिन कंपनियों को नुकसान हो रहा है, अच्छी बात है, इन्होंने हमें बड़ी अरसे लूटा है। लोग ये नहीं देखते कि इन कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, इनके साथ एक बड़ी वेंडर इंडस्ट्री जो है इन्वॉल्व है वो सारे पाकिस्तानी है, और इनका नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। तो गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी मैसेज ये कि हमारे साथ इन लोगों का जो है ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। अगर ये इंडस्ट्री चलेगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से ऐसे शोबे और हैं जो गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं। तो आई थिंक इट्स इन अ बैड स्टेट राइट नाउ। ओके, और सुनील भाई कोई आपसे सवाल करे, आई एम श्योर बहुत लोग करते होंगे सस्ती गाड़ी से मुताल्लिक, कोई एक सवाल करे आपसे कि सुनील भाई बताएं ज़रा मौजूदा हालात में सस्ती से सस्ती गाड़ी हम कौन सी एक्सपेक्ट करें, अच्छी भी हो और सस्ती भी हो, कौन सी है? अच्छा, उसका भी जवाब थोड़ा कड़वा है। सस्ती या एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए तो गाड़ी रही नहीं है, बिकॉज मिनिमम भी गाड़ी जो स्टार्ट होती है वो तकरीबन 3 मिलियन से है। yes. नहीं तो कोई भी नहीं होती। यूज में है, अब यूज में जो है लोग पुरानी ऑप्शन देख सकते हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, ब्लू कॉलर वाले हैं, उनकी तो क़ुव्वत खरीद में नई गाड़ी नहीं आती। तो आई ऑलवेज टेल देम कि यस बाय यूज कार, उसको देख लें। मैं आजकल खुद बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां लेकर रिस्टोर करता हूं कि रिस्टोरेशन इज द ओनली की, बिकॉज नई गाड़ी तो आम इंसान की जेब से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में कई खबरें और भी आती हैं ना, कंपैरिजन की खबरें भी आती हैं जी, वो इंडिया से मुतालिक आ जाती है जी, वहाँ पे वो गाड़ी लॉन्च हो रही है, इतने में लॉन्च हो रही है, तो लोग समझते हैं कि शायद वही कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च करेगी, वही मॉडल तो सस्ता होगा। ऐसी और बड़े चाइना से मुतालिक खबरें आ जाती हैं, किसी और मुल्क से मुतालिक खबर आती है कि नई गाड़ी आ रही है, किसी नई कंपनी की आ रही है, वो सस्ती होगी। ऐसी किसी खबर पे कान ना धरा जाए। देखिए, ये सबसे बड़ा क्लिक बेट है पाकिस्तान में कि सस्ती गाड़ी, अच्छी गाड़ी, सस्ती गाड़ी, चाइना की गाड़ी, इंडिया की गाड़ी, बिकॉज इसके ऊपर लोग क्लिक करते हैं। बट ये क्लिक बेट से ऊपर कुछ नहीं है, बिकॉज ना तो आप इंडिया की इकोनॉमी को हमसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री को समझते हो तो आपने जब भी कोई यूनिट बनाना होता है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड होती है। उन्होंने अगर एक गाड़ी का बम्पर बनाना है तो उनकी 1 अरब की आबादी है, हमारे पास टोटल गाड़ी 2 लाख बनती है, तो वो हमारा एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन बनता नहीं है। दूसरा, चाइनीज गाड़ियां, या हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो कहते हैं जी मैं इतने में गाड़ी ले आऊंगा, लोग रिसर्च नहीं करते, वो गाड़ी दुनिया में कहीं उतने की अवेलेबल नहीं होती, फिर जब पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी उस पर जो हमारे पास ड्यूटी टैक्सेस हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। तो ये एक ऐसा क्लिक बेट है जो कि लोग उसके लिए हमेशा फॉल करते हैं। बट आई चैलेंज यू, आप 10 वीडियो खोल के देख लें यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जिन पे लिखा होगा सस्ती गाड़ी, अंदर कुछ और ही निकलता है जी। 5 लाख की गाड़ी बंदा क्लिक करता है, बंदा सोचता है कि मैं गाड़ी ले लूंगा, आगे से वो मामला खराब ही होता है, कुछ होता नहीं है उसमें। हाँ जी, वो सारे क्लिक बेट होते हैं, ऐसा होगा कोई नहीं, इसलिए आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक जुमला, आपने सबसे महंगी पाकिस्तान की सड़कों पर चलने वाली कौन सी गाड़ी देखी? अगर सबीन अमीर बंदी है, लेना चाहे जी, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? आज के दौर में कोई अमीर नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम पे अगर आप देखें तो मजे की बात है कि जब से इकोनॉमिक डाउन टर्न है, लास्ट 3 सालों में हिस्ट्री की सबसे महंगी गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं। तो यहाँ पे 30-30 करोड़ रुपए की, 40-40 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी, फरारीज, जी वैगन्स फिर रही हैं बड़े आराम से। आप इस्लामाबाद में अगर कैपिटल में घूमे तो वहाँ ज्यादा नजर आएंगी। ये ख्वाब में ही मिल सकते हैं। सुनील भाई बहुत शुक्रिया। या हम टीवी पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, या सुनील भाई से सुन सकते हैं, या हम ख्वाब में देख सकते हैं। सुनील भाई थैंक यू सो मच। एक ही बोर्ड में शामिल है, मैं और आप तीन, हम दोनों एक ही में हैं। एक ही बोर्ड में शामिल है। चले, थैंक यू सो मच सुनील भाई साहब। तो आपने पहले जुमले से क्लियर कर दिया कि भाईजान ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी टैक्स की बात हो रही है, ये खत्म हो भी जाए तो उसका भी इम्पैक्ट कोई खास पड़ना नहीं, बल्कि गाड़ियां इसलिए महंगी हैं क्योंकि डॉलर महंगा है। तो जिसने लेनी है अभी ले ले, कल फिर महंगी हो जाएगी, सब सुन ले, कल फिर महंगी हो जाएगी, हो सकता है और महंगी लेनी पड़े जनाब। वो भी पाकिस्तानी गाड़ी हो तो ज्यादा महंगी होगी। हाँ, कोई यूज्ड गाड़ी है, जापानीज है, तो उस पे इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा कम आएगा, वो भी कोई इतना खास नहीं आता। कुछ कम आएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। उठना बैठना चलना फिरना, इस दौरान कुछ बुनियादी सी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है कि ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। कल हमने सबीन से पूछा, सबीन ये पेंसिल हील्स पहन के जब आप शो करती हैं, ये होने वाला है आपकी एड़ियां लाल नजर आ रही हैं, आखिर कैसे? वैसे वो इतनी लंबी हील्स थी, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ, इतनी लंबी वो हील्स थी जो कल मैंने पहनी थी। कल मैं ऊंची लग रही थी सबको। जरूरत तो नहीं है वैसे आपको हील्स की? नहीं, मैं छोटी हूँ। अच्छा, छोटी है वैसे। नहीं, आपको वैसे कोई दर्द, कोई कमर का दर्द, कोई एड़ी का दर्द कुछ हुआ हो?
अब पाँव में दर्द डेफिनेटली स्टार्ट हो जाता है, पाँव में क्रैम्प्स भी अक्सर पड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब आप आदी हो जाते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जिस तरह से भी चल रहे हो, बैठ रहे हो, हील्स पहन रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप उस चीज़ के आदी हो गए हैं तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता आहिस्ता से, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मुतासर नहीं कर रही होती, बहुत ज़्यादा मुतासर भी कर रही होती है। तो हमारा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमारी जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये हील्स के मामले से ज़रा शुरू करते हैं, क्योंकि कल से सब मुझे यही कह रहे हैं कि इतनी लंबी तुमने हील्स पहनी है, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम पे वाकई कुछ नहीं हुआ। ओके, सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या अगर एक दफ़ा हील पहन लें, एक दिन पहन लें या कुछ देर के लिए पहने तो क्या इससे कोई चेंजेस आ जाती हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम ऑकवर्ड पोजीशंस या पोस्चर्स अडॉप्ट करते रहते हैं, जिसकी एक कॉमन एग्जांपल है कि आप ड्राइव कर रहे हैं एंड यू आर लिसनिंग टू मोबाइल फ़ोन ऑन वन साइड, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। ये पेन थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है अगर आप अपना पोस्चर ठीक करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप हील पहनते हैं, जो कि हाई हील की कैटेगरी में आता है, और इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि 1 इंच एंड अबव, तो ये हाई हील कंसिडर की जाती है। ये आपकी पूरी बॉडी को 10 डिग्रीज तक फॉरवर्ड कर देती है। सो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ले लें, लेट्स टेक दिस मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल, कि अगर हमने ऐसे इसको स्टेबल रखा और इसको हम ऐसे कर दें, सो होल ऑफ योर बॉडी गोज़ लाइक दिस, तो ये एंटीरियर टिल्ट है जो पूरी बॉडी का हो जाता है। अच्छा। अब जैसे मैडम ने कहा कि मुझे कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ, ऑफ कोर्स इमीडिएटली तो कोई पेन स्टार्ट नहीं होगा या कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता रहेगा, साल, 2 साल, 3 साल, तो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ओके। अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहें कि हील रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या हैं, तो मे बी देयर आर मोर देन 100 इश्यूज़ जो इससे होते हैं, हो सकते हैं। अच्छा, इसकी एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरा ख्याल सारों को होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसा देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी को भी जब स्टडी करते हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, इसका अगर आपने लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दिया तो उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। तो हील पहन के आप उतने स्टेबल नहीं हैं जितना आप नॉर्मल शूज़ के अंदर होते हैं, और इसकी वजह से आपकी स्पाइन, नीज़, एंकल, बाकी सारे अप टू द सर्वाइकल स्पाइन, मतलब पाँव से लेकर सर तक आपकी पूरी बॉडी चेंज होती है। बिल्कुल भी नहीं पहन सकते ऐसा हो कि या एक दिन में इतने टाइम के लिए आप पहने तो कोई मसला नहीं होगा, इससे ज़्यादा अगर आप पहनते हैं, टाइम एक्सीड करता है, तो फिर ये वाले इश्यूज आपको स्टार्ट। ये कॉमन अगेन क्वेश्चन है और लोग पूछते हैं कि हाउ टू काउंटर द इफेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड बाय हाई हील्स। उसके लिए वो मसल्स जो कि जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो शॉर्ट हो जाएं, फॉर एग्जांपल हमारे काफ मसल्स हैं तो ये बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। आप अपना पाँव कॉन्टीन्यूसली ऐसे रखते हैं, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट द मैक्सिमम प्लांटर फ्लेक्शन जो हम कहते हैं जो हो सकती है, तो आपका ये जो पट्टा है ये कुदरती तौर पे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि इसकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है। ओके। सिमिलरली फिर हिप के मसल्स हैं, वो हिप पूरा ऐसे एंटीरियर चला जाता है और उसके मसल्स भी टाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इनको स्ट्रेच करते रहें तो ये चेंजेस कम से कम होंगे। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, रूटीन में ऐसे कौन से 3 काम हैं जो हम ना करें तो हमारा जनरली पोस्चर ठीक रहेगा, बेहतर रहेंगे? अच्छा, ये इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि अगर मैं किसी को कहूँ ना कि गुड पोस्चर एज्यूम करें, आपको भी कहूँ, सो पीपल विल, यस, दिस इज़ द रिस्पॉन्स आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, यही ऑलमोस्ट 90% लोगों को यही पता है कि ये गुड पोस्चर है। हालांकि गुड पोस्चर बाय डेफिनेशन इज़ एनी पोस्चर दैट रिक्वायर्स यू टू एक्सपेंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन सिंपल टर्म्स, अच्छा, आप नहीं थकेंगे उसमें। गुड पोस्चर ऐसा पोस्चर है जिसमें आप कम से कम थकेंगे, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कम से कम होगा। ऐसा कोई भी पोस्चर जिसमें आप जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं इज़ बैड फॉर यू। ओके। जैसे हमारे जो कपड़े हैं ये हर किसी के लिए एक फिट नहीं होता। अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं सिले सिलाए, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% फिट हो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली। ट्रू। इसी तरीके से कोई भी पोस्चर एक बंदे के लिए जो आइडियल है वो दूसरे के लिए आइडियल नहीं हो सकता। सो ही और शी हैज़ टू फाइंड द बेस्ट और आइडियल पोस्चर। तो हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बिल्कुल ठीक, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दूसरा ये है कि हमारी जो हैबिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली भी वेरी करता है। ठीक है, एक बंदा ऑफिस वर्कर है, उसके लिए डिफरेंट रूटीन होता है। थैंक यू सो मच, वक्त कम था। एनीवेज नाज़रीन, मुलाकात कल करेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।